Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. I hope you all are fine and staying fit at your home. Today, we are going to discuss 8th class chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe, part 2. In part 1, I already explained microorganisms and their friendly nature. And in this video, I am going to explain harmful microorganisms, communicable disease and non-communicable disease, disease causing microorganisms in human, animals and plants, food poisoning, the various methods of food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. So let's start it. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals, and such disease-causing microorganisms are called pathogens. They make their ways into our body through the air, through food and water, through direct contact, through carriers like insects, houseflies, through cut and wound on the skin. Okay? So, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो डिजीज कॉज करते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. कम्युनिकेबल डिजीज can be transmitted from an infected person to a healthy person. It can be spread by a microorganism and it's known as pathogens. Example, cholera, influenza virus, malaria, etc. And in non-communicable disease, this disease cannot be transmitted from one person to the another person. These are caused by the deficiency of the nutrients or hormones or the tumor formation. Example, diabetes, marasmus, gutter, कैंसर एक्सेट्रा. कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती है जो कि आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी के कारण होते हैं. किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है या आपको कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, डायबिटीज, कैंसर, ऐसी बीमारियां जो हैं ये सारी किस्में आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैटेगराइज की गई हैं. So disease causing microorganism in humans. Malaria is a protozoa causing disease and it's spread through the Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito. And symptoms क्या होते हैं? Shivering होता है, high fever होता है बहुत लंबे समय के लिए. Cholera and tuberculosis are the bacteria causing disease and it can be spread through the contaminated food and water. एंड सिम्टम्स वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, कफिंग, वेट लॉस हो जाता है. ओके. फंजाई, रिंग वॉर्म एंड टेनिया. Physical contact, if you are sharing your towel with some infected person, then you can get same disease from that person also. Red itchy spot हो जाता है रिंगवॉर्म में. टेनिया में क्या होता है, व्हाइट इची स्पॉट्स आपके स्किन पे बन जाते हैं. वायरस कॉजिंग डिजीज आर एड्स, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड डेंगू फीवर. ओके. एड्स जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैल सकता है. इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिपल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब उसके लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है रोगों से और आपका वेट लॉस होने लगता है. कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू मतलब स्प्रेड होता है. इसमें क्या होता है, सॉर थ्रोट होता है, रनिंग नोज हो जाते हैं, कफिंग भी होती है. ठीक है. इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी. इट्स ऑल्सो कॉज्ड बाय एन वायरस एंड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड निडल्स. और इसके सिम्टम्स क्या होती है, येलोइश व्हाइट आईज हो जाती है, सिवियर पेन होता है बिलो द रिब केस. ओके. डेंगू फीवर में क्या होता है, ये भी एनाफिलस मॉस्किटो के कारण होता है और इसमें क्या होता है, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन पे और जॉइंट एंड मसल पेन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर. देन सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म. सिट्रस कैंकर, ये ज्यादातर सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में होता है. बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है ये, एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नींबू जो है वो सिट्रस फ्रूट जो है आपका इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है. ठीक है. रस्ट ऑफ व्हीट जो है फंजाई कॉजिंग
फंजाई कॉजिंग ये डिजीज होती है और ज्यादातर वीट में पाया जाता है। ये एयर और सीड जो है इसके वो ट्रांसमिशन का जरिया रहते हैं और इस तरीके से आपके वीट के जो है वो पत्तियां इस तरीके से दिखाई देती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा वायरस जिसको बोलते हैं, तो ये वायरस के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स इसका ट्रांसमिशन होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और भिंडी के जो ये होते हैं पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, उनके ऊपर येलोइश कुछ बन जाता है। इसके अलावा एनिमल्स में भी फुट एंड माउथ डिजीज होती है, एंथ्रेक्स होता है। तो ये सारी डिजीज जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न डिजीज, जो फूड से हुई है, या फिर फूड बॉर्न इलनेस भी इसको बोला जाता है। इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग ए कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड का मतलब होता है दूषित जो खाना होता है। दूषित का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका खाना जो है वो पूरा स्पॉइल हो चुका है। और वो स्पॉइल्ड फूड को अगर आप खा लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। साइन ऑफ द फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया होगा, आपको मसल पेन होगा, फीवर, डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। सो डोंट ईट स्पॉइल्ड फूड, ओके। नेक्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड का प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी होता है फूड को प्रिजर्व करके रखना। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट फूड to slow down or to stop the growth of the microorganism that spoil food is known as food preservation. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, the process of treatment food to slow down or to stop the growth of microorganisms, जिसके अंदर ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए फूड के अंदर जिससे क्या हो कि उसका जो स्पॉइल होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाए, वो स्लो हो जाए, या उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए या फिर कम कर दिया जाए उनका ग्रोथ, तो जिससे कि खाना स्पॉइल ना हो सके। तो उस मेथड्स जो यूज करते हैं या फिर वो जो ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड स्पॉइलेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ डिसएग्रीबल चेंज इन फूड। फूड स्पॉइलेज जिसके अंदर गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ये बहुत ही डिसएग्रीबल चेंज होता है फूड के अंदर। कॉमन मेथड क्या होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के होते हैं, यूजिंग द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है जैसे कि आप ऑयल यूज करते हो, ठीक है, सॉल्ट यूज कर रहे हो, सुगर यूज कर रहे हो। तो आपने देखा होगा कि मम्मी वगैरह, दादी वगैरह जो घर में अचार बनाती है तो उसमें सॉल्ट एंड ऑयल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सालों तक आपका अचार चलता है। तो वो नेचुरल प्रिजर्वेशन मेथड्स हो गए। सुगर जो हो गई, सुगर के कारण जैसे कि जैम वगैरह जो है उसमें सुगर डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसका जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देती है, कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, जैम वगैरह में। यूजिंग द फूड ग्रेड केमिकल प्रिजर्वेटिव। फूड ग्रेड केमिकल्स जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स वो यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाएंगे इसके अंदर टू प्रिजर्व द फूड। एंड नॉर्मली कौन से यूज किए जाते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो कॉमन ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज किए जाते हैं केमिकली फूड को खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाने के लिए। और इनको जैम और स्क्वैश जो है वो सड़ तो नहीं गए हैं, वो स्पॉइल तो नहीं हो गए हैं, उस चीज के लिए भी उसको चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कौन से केमिकल्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बाद में प्रोसेस आता है एक और, बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग पास्चराइजेशन प्रोसेस। तो पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्स्टली इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, पास्चराइजेशन मेथड पड़ गया है। इसमें क्या होता है, मिल्क को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, 15 to 30 सेकेंड्स तक उसको हीट किया जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, एंड उसको फिर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रोब्स जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो हम फूड प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर आता है बाय ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, कैनिंग प्रोसेस।
तो ड्राइंग मीन्स उसको बहुत ज्यादा सुखा देते हैं, मतलब सुखाना या डिहाइड्रेशन, उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी पानी है, वो सब क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे उसको, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं बचना चाहिए, और उसको कैनिन लास्टली क्या कर देंगे, कैनिन मतलब उसको स्टोर कर देंगे किसके अंदर, एयर टाइट या मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर। तो ये सारे मेथड्स हैं कॉमनली जो यूज किए जाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? सो आपने सुना ही होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स जो है वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होते हैं, वो शेयर करते हैं एक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबैक्टीरियम स्पीसीज होती है उसकी, तो राइजोबैक्टीरियम होता है, और वो क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है। ठीक है, रूट्स में जाके रूट नोड्यूल्स बना लेता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया अमोनिया प्रोवाइड करेगा, एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और प्लांट क्या करेगा, उसको, उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और एनएरोबिक माइक्रो एनवायरनमेंट, एनएरोबिक मींस जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, ठीक है, एनएरोबिक माइक्रो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, उसको जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पुअर सॉइल, जिसके अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत कम है, उसमें भी उसको ग्रोथ करने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज अ साइकिल इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टेजेस दैट इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसके अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसके जो फॉर्म है, गैसेस फॉर्म में, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें क्या होता है, वेरियस स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं उसको। तो वो सारी स्टेजेस जो है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन को उसके गैसियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उसको रिटर्न किया जाता है एटमॉस्फेयर में थ्रू वेरियस स्टेजेस, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं। उस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। और इस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेरिक गैस को किसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, जिसमें, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, फिर एमोनिफिकेशन, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिया का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, फिर डी नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो बने हैं उसके अंदर, उसको क्या होता है, डी मतलब निकलना, वो निकलना शुरू हो जाता है, या फिर उसका डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 स्टेप है जो कि नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स go see the nitrogen cycle. So here you can see the atmospheric nitrogen. Okay, atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the animals and the plants. So certain bacteria like blue-green algae present in the soil, it will help in fixing the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compound of the nitrogen. And once the nitrogen is converted into these usable form or usable compound, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. Okay, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिक्स करते हैं, फिर वहां से ये कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजन के, ये सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, एंड थ्रू द सॉइल नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ से ये प्लांट्स प्रोटीन्स के यूज में हो जाते हैं, प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं, एंड देन जो प्लांट्स को खाते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल ईट्स द प्लांट्स। तो ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है वो किस में ट्रांसफर हो गए, एनिमल्स में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, द एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम इट, एंड व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plants again. Okay,
and then the certain bacteria also convert the some part of them nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. So as a result, the percentage of the nitrogen in the atmosphere remains a more or less constant. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर के रूप में, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल जब डाई हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो डिकम्पोज करते हैं तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो दोबारा से सॉइल में रिटेन हो जाते हैं, और उसके साथ साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में एनवायरमेंट में भी जाके ऐड हो जाती है। तो इससे कुल मिला के क्या होता है, नाइट्रोजन की जो लेवल होता है या नाइट्रोजन जो होता है वो पूरा कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यूज होती है। ठीक है, thank you so much. If you like my video, then please share it and like it and subscribe my channel. Okay, if you have any doubt, then ask me in comment box. Thank you so much.